अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ मुरारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ मुरारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपनी धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। मुरारी लाल के सब नौकर चाकर और सगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। मुरारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम ना थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वो भी देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मुरारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया जहां पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पर किसी आम आदमी को आने की आज्ञा नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ गया। वो खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। ये प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम नंदू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकर था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वो बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ मुरारी लाल राजा वीर प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वो मौके की इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ मुरारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। मुरारी लाल की ये मजाल कि वो अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी 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 छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है वो, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा,
नंदू, जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वो सच है क्या? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में दहक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे क्या पता, जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था, अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। सोचने लगा, सेठ मुरारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी, उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज, पापी कहीं का, मैं अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वो सेठ मुरारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत मुरारी लाल के घर पहुंचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने मुरारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ मुरारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं अब वही उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वो इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वो निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया। वो पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी, उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू 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 का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मार पीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। ये सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय मुरारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुला भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही मुरारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला ये भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, ये तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ, भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें चुंधिया गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसीलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वो पहले कर चुका था। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से ये बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा
और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, ये तू क्या बकवास करता है? नंदू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में ये सब कुछ झूठ ही बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ मुरारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलवाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ मुरारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी। शिवपुर गांव के रहने वाले पंडित चतुर्भुज जब काशी से पढ़कर लौटे तो दिन रात किताबों और हवन पूजा में जुटे रहते थे। उनके पिता ने लाख समझाया कि दुनिया में सफल होने के लिए केवल पुस्तकों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जवानी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय समाज के लोगों के बीच रहकर दुनियादारी सीखनी चाहिए। परंतु पंडित चतुर्भुज नहीं माने और पुस्तकों में ही उलझे रहे। पिता को अब चिंता होने लगी कि अगर बेटा धर्म कर्म में ही उलझा रहा तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। दोनों ने निर्णय किया कि चतुर्भुज पंडित यानी चतुरा पंडित को कुछ दिनों के लिए ससुराल भेज दिया जाए। उसी शाम को माँ ने चतुरा को समझाया, बेटा अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ करने लगे हो, अब तुम्हें अपनी गृहस्थी जमा देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी बचपन में शादी हो जाने के बाद से ही अपने पिता के यहाँ पर रह रही है, उसे लिवा लाओ और साथ ही कुछ दिन ससुराल में मेहमान नवाजी करवा आओ। पोथी पत्रा की पोटली बांध के चतुरा पंडित बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल की तरफ चल दिए। दामाद को देखकर सास ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुरा पंडित की खूब आवभगत की। कुछ दिन आराम से कटे। शाम को प्रतिदिन चतुरा पंडित गांव के बाहर एक मंदिर में चले जाते और वहीं बैठे बैठे किसी ग्रंथ का पाठ करते रहते और शाम को अंधेरा होने पर घर लौट आते। एक दिन की बात है, चतुरा पंडित मंदिर से लौट रहे थे कि उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक सूनी और खंडहर हवेली के दरवाजे के सामने कुछ गधे खड़े थे और रैंक रैंक कर चिल्ला रहे थे। चतुरा पंडित ने सोचा कि शाम के समय गधे को देखना बड़ा ही अपशकुन होता है। पता नहीं गांव का कोई आदमी इस वक्त कहाँ जा रहा हो या कौन सा शुभ कार्य चल रहा हो। इसीलिए उचित यही होगा कि अपशकुन पैदा करने वाले इन गधों को इस सूनी हवेली के अंदर बंद कर दिया जाए। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और गधों को अंदर करके वापस अपने घर लौट गए। ये गधे एक धोबी के थे। जब गधे रात को घर ना लौटे तो धोबी बड़ा ही परेशान हुआ। उसने खूब ढूंढा परंतु गधे ना मिले। तालाब के किनारे वह अपने गधों को खोजता हुआ घूम रहा था कि तभी एक पंडित ने उसे सलाह दी कि काशी से पढ़कर आए हुए चतुरा पंडित इन दिनों गांव में पधारे हैं। सुना है बड़े ही विद्वान हैं, जाओ उनसे ही पूछ लो। वह अपनी पोथी पत्रा देखकर शायद कुछ अता पता बता दे। ढूंढता हुआ धोबी चतुरा पंडित तक आ पहुंचा और अपने खोए हुए गधों के बारे में पूछने लगा। अचानक ही चतुरा पंडित को कल शाम की घटना याद आ गई। उन्होंने बिना सोचे विचारे कह दिया कि तुम्हारे गधे तो गांव के बाहर वाली सुनसान हवेली में बंद हैं। ये सुनकर धोबी उछल पड़ा। वह दौड़ता दौड़ता हवेली तक गया और किवाड़ खोलकर देखा तो अपने पूरे के पूरे गधे वहां पर दिखाई दिए। उसने अपने गधे बाहर निकाले और हाँकता हुआ अपने घर लौट आया। वह चतुरा पंडित के ज्ञान को मान गया था। अब उसे जो भी आदमी मिलता
वह उससे चतुरा पंडित की तारीफ करने लगता। धीरे धीरे पूरे गांव में चतुरा पंडित के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा फैल गई। अगले दिन सुबह से ही चतुरा पंडित से मिलने के लिए गांव के तमाम लोग आने लगे। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं थीं। चतुरा पंडित हर एक आदमी को झूठी सच्ची बातें बनाकर कहने लगा और लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। होते होते चतुरा पंडित की प्रशंसा गांव के जमींदार के पास जा पहुंची। उन्हीं दिनों जमींदार का एक कीमती हीरो का हार अचानक गायब हो गया था। लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि इस मामले में चतुरा पंडित से सलाह ली जावे। तब जमींदार ने चतुरा पंडित के ससुराल में पालकी भेजकर उसको बुलाया। अब चतुरा पंडित सोचने लगा कि आज तो बुरे फंसे, फिर भी चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। चतुरा पंडित जमींदार की हवेली पर पहुंचे तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। जलपान करवाने के बाद जमींदार ने चतुरा पंडित को अपने हार चोरी होने की घटना के बारे में विस्तार से बताया और चोर का अता पता पूछा। ये सुनकर चतुरा पंडित डर गया। उसने आनाकानी की तो जमींदार ने कहा कि अगर तुम जानबूझकर चोर का नाम नहीं बताओगे तो मैं ये मान लूंगा कि तुम चोर से मिले हुए हो। इसीलिए आज रात तुम हवेली में रहो और कल सुबह अपनी ज्योतिष विद्या से सारा मामला क्या है ये बताओ। यदि तुम चोरों का साथ दोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब मजबूर होकर चतुरा पंडित को रात को जमींदार की हवेली में ही रुकना पड़ा। वहां पर खूब खातिरदारी हुई। बड़े स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाए गए। अतिथि गृह में उसके लिए नरम नरम बिस्तर तैयार किया गया। जमींदार ने अपनी 2 नौकरानियों को पंडित जी की सेवा में लगा दिया। वे हर क्षण पंडित जी के हर आदेश का पालन करती थीं। रात होने पर पंडित जी अपने बिस्तर पर चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें तो आने वाला कल दिखाई दे रहा था जब उनकी पोल खुल जाएगी। अगर वह कुछ बताएंगे नहीं तो ये माना जाएगा कि वे चोरों से मिले हुए हैं, और अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनकी सारी पोल खुलने का डर था। इसीलिए रात को चतुरा पंडित को नींद नहीं आ रही थी। वह नींद से प्रार्थना करते हुए गाना गाने लगे, आजा प्यारी नींदिया बीती जाए रतिया, जिसका मतलब था कि प्यारी नींद मुझे आ जाओ वरना ये सारी रात ऐसे ही बीत जाएगी। वे बार बार बोल रहे थे, आजा प्यारी नींदिया बीती जाए रतिया। संयोग की बात है, पंडित जी की सेवा में जो 2 नौकरानियां लगाई गई थी उनमें से एक का नाम निंदिया और दूसरी का नाम रतिया था। जमींदार का हार चुराने में इन दोनों नौकरानियों का ही हाथ था। जब चतुरा पंडित अपनी नींद में निंदिया और रतिया को पुकारने लगे तो वे दोनों नौकरानियां भी डर गई। उन दोनों ने समझा कि चतुरा पंडित को असली बात का पता लग गया है। अगर कल चतुरा पंडित ने जमींदार को हमारा नाम लेकर बता दिया तो हम दोनों की खैर नहीं। पता नहीं जमींदार इस चोरी के लिए हमें क्या दंड देंगे। वे दोनों अंधेरे में खड़ी थर थर कांप रही थी। आखिर उन दोनों ने यह फैसला किया कि चतुरा पंडित के पास जाया जाए। आखिर वे नौकरानियां डरती डरती चतुरा पंडित के पास आ गईं। दोनों औरतों को अचानक अपने सामने आया देखकर चतुरा एकदम डर गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए यमदूतों की जगह यमदूती आ गई है। दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। यह सब देखकर चतुरा का साहस जाग गया और उसने अपनी अकड़ दिखाकर उनसे कहा, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? डरते डरते एक नौकरानी ने कहा, पंडित जी आपको तो पता चल ही गया है कि जमींदार का हार हम दोनों ने चुराया है। अब हम दोनों ये प्रार्थना करने के लिए आई हैं कि कल आप जमींदार को हमारा नाम ना बताएं। ये सुनकर चतुरा पंडित की तो बाँछें ही खिल गई। वह लापरवाही से बोला, देखो मुझे सब पता है कि हार की चोरी किसने की है। मैं तो बस तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव होगा। ये सुनकर दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हम
अभी वो हार वापस करने को तैयार हैं। बस आप हमें बचा लीजिए, कल जमींदार को हमारा नाम मत बताइएगा। चतुरा ने उन्हें आश्वासन दिया और वो हार लाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और वो हार जहां पर छुपाया गया था वहां से उठाकर ले आई। चतुरा पंडित ने विचार करके उन नौकरानियों को ये सलाह दी कि वे ये हार हवेली के आंगन में बने हुए तुलसी के पौधों के गमलों की मिट्टी में दबा दें और निश्चिंत होकर वहां से चली जाएं। नौकरानियों ने चतुरा पंडित के कहे मुताबिक वो हार तुलसी के पौधे की जड़ों में दबा दिया और अपनी अपनी कोठरी में जाकर सो गईं। खिड़की से झांकते हुए चतुरा पंडित ने देखा कि काम हो गया है, तो वह भी अपने पलंग पर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह देर तक वह सोता ही रहा। जब वह जागा तो जमींदार का नौकर उसे बैठा हुआ मिला। जमींदार बड़ी देर से उसे बुला रहे थे। आराम से स्नान ध्यान करके पंडित चतुरा जमींदार के पास पहुंचे और अपने पोथी पत्रों को देखने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या हवेली में कोई तुलसी घर है? जमींदार ने बताया, जरूर है। तो चतुरा पंडित ने तुरंत बता दिया कि हार उसी में गड़ा हुआ है। फिर क्या था, तुरंत ही हार की खोज शुरू कर दी गई। तुलसी घर में गड़ा हुआ हार मिल गया। जमींदार को अपना खोया हुआ हार मिल गया तो उसे बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन वह मन ही मन में डर भी गया था कि मैंने चतुरा पंडित को बहुत ही बुरा भला कहा है, कहीं उन्होंने नाराज होकर मुझे श्राप दे दिया तो मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा। और अपनी कल की गलती की क्षमा मांगने लगे। चतुरा ने उसे क्षमा करने का आश्वासन दिया और हवेली से चलने की तैयारी शुरू कर दी। जमींदार ने नए नए कपड़े और खूब सारा धन देकर चतुरा को विदा कर दिया। चतुरा सोच रहा था कि अब इस नगर में रुकना खतरनाक है, कल कोई नया झमेला ना आ जावे, इसीलिए ससुराल छोड़कर चले जाना चाहिए। ससुराल पहुंचकर चतुरा ने तुरंत ही अपनी पत्नी को राजी कर लिया और वे लोग उसी दिन दोपहर को वहां से चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चतुरा पंडित ने मंदिर में जाकर पत्नी के साथ भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों को वहीं भगवान के सामने रख दिया। रास्ते में पत्नी ने पूछा कि आपने अपनी किताबों को मंदिर में ही क्यों रख दिया? तो चतुरा बोले कि पुस्तकों से जितना ज्ञान मिलना था वो अब मैं ले चुका, मुझे दुनियादारी का भला बुरा देखकर भी अपना ज्ञान पूरा करना है, तभी तो मैं विद्वान कहलाऊंगा। घर लौटकर यही बात उन्होंने अपने पिता से कही तो उसके पिता बहुत ही खुश हुए कि आखिर पुत्र को सही ज्ञान मिल ही गया।